पाकिस्तान के खूबसूरत गांव से लेकर शहरों तक और पूरी दुनिया के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाजरीन कराम, आज 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, हम जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस जश्न के साथ साथ हमें उन लोगों की कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने सन 1947 को जो है अपनी कुर्बानियों से इस पाकिस्तान के नक्शे को पूरी दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ, एक अजीम मुल्क बना। और इस मुल्क की जितनी भी कदर की जाए हमें करनी चाहिए। और अगर इसकी नेमत पूछनी हो, इसकी कदर पूछनी हो, तो हमारे वो पाकिस्तानी जो दियारे गैर में रहते हैं उनको यकीनन इस आज़ादी की नेमत का बहुत ज़्यादा पता होगा। तो हमें भी नाज़रीन चाहिए कि जो हमें थाली में रख कर आज़ादी मिली है, इसकी जितनी भी कदर की जाए कम है। ये मुल्क है, इसकी आज़ादी की नेमत को हमें हर सूरत में कदर करनी चाहिए। और इस नेमत के मौके पर आज जो हम जश्न आज़ादी का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये वो लोग हैं जो कि बासलाहियत लोग हैं, बाहिम्मत है, बाकिरदार है। इस कम्युनिटी का जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर से है। और यकीन मानिए, इनके साथ जो आज का शो करके मज़ा आ रहा है ना, वो ज़िंदगी में कभी भी मुझे मैं कहूँगा कि इतना मज़ा नहीं आया होगा जो इन लोगों के साथ आया है। क्योंकि इनकी जो हिम्मत, जो सलाहियत है, वो हमसे कई गुना ज़्यादा बढ़कर इनमें सलाहियत है। और हर इंसान मैं कहता हूँ कि वो डिसेबल्ड है। अगर मैं ये बात करूं कि हमें इस प्रोग्राम में आने के लिए लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है, गाड़ी का सहारा लेना पड़ता है, तो हम भी किसी न किसी चीज़ के मोहताज हैं। तो हमें कभी भी ये मत सोचना चाहिए कि हम जो है इन लोगों की जो है कदर करनी चाहिए। इनकी जितनी भी हम तारीफ़ करें कम है। ये हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान है। और यकीन माने कि आज हमारे साथ बैठकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और नाजरीन यकीन जानिए कि आप भी यकीन जाइए प्राउड फील कर रहे होंगे कि ये हमारी कम्युनिटी हमारी जान है, हमारी इज्जत है। और मैं चाहूँगा कि आप प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मिली नगमे से। और हमारे साथ मौजूद हैं आज के मशहूर और मारूफ सिंगर सैयद काशिफ अली। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और मिली नगमा सुनाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। और एक बहुत प्यारा गीत जो हर बच्चे की ज़बान पे होता है, क्या बात है? जमशेद सर का। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में रोए तो फिर सेहरा बनता है, चेहरा बनता है। ओ दिल 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 पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हो सब मिलके दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। शुक्रिया काशिफ, बहुत शुक्रिया।
तो ये मिली नगमा काशिफ, बहुत शुक्रिया। और आज 14 अगस्त है और जैसे कि हम जश्न मना रहे हैं और जिस कम्युनिटी के साथ मना रहे हैं, तो मुझे फ़ख्र है कि आज ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना नाम बताइए मुझे। मिशाल है, बहुत शुक्रिया। और आप? सर मेरा नाम मोहम्मद मिनहाज बेग है। ठीक है, आगे दीजिएगा खावर अब्बासी साहब को। खावर? मेरा नाम खावर अब्बासी है। जी खावर, थोड़ा सा बताइए, आज 14 अगस्त है तो इस नेमत के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या फीलिंग है आपकी? ये मुल्क जो है वो हमें, आपने जैसा कि कहा कि थाली में रख के मिल गया है, तो ये मुल्क एक बहुत बड़ी नेमत है और आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं होती। मैं समझता हूँ आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की खावर अब्बासी ने कि आज़ादी जो है वो सबसे बड़ी नेमत है, जहां हम आज़ादी का सांस ले रहे होते हैं। इसके बाद जो है हमारे साथ आमिर खान बैठे हुए हैं, बहुत ही मशहूर और मारूफ नाम है इनका। जी आमिर, क्या कहोगे, आज 14 अगस्त है और इस आज़ादी के बारे में कुछ थोड़ी सी अपनी फीलिंग बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आमिर ख़ान है और जैसा कि हम सबको पता है कि आज 14 अगस्त है और आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। बिल्कुल, क्योंकि ये वो नेमत है और इस मुल्क में हमें ये चीज़ हासिल है कि हम अपनी आवाज़, अपने जो भी मतलब जैसे कि अपने मजहबी फ़राइज़ खुल के अंजाम दे सकता है। कोई सा भी त्यौहार हो, इस चीज़ को जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमसे बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब ईद, बकरा ईद, इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं तो हम लोग यहाँ पे मज़े से छुट्टियाँ मना रहे होते हैं 3 बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन वो लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो कुछ जगहों पे इस तरह की पाबंदी भी है कंट्रीज़ में, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी चीज़ों को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं, हर चीज़ को जो है वो खुल के एंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल, आमिर ने बहुत अच्छी बात की कि जब दियार गैर के में हमारे जो पाकिस्तानीज़ हैं, तो जब आज 14 अगस्त है तो जिस तरह वो रह रहे होंगे तो वो इस आज़ादी को फील करते होंगे, काश हम भी मुल्क में होते और हम भी जश्न मना रहे होते, सेलिब्रेट कर रहे होते। तो बहरहाल हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात हमारे उन पाकिस्तानियों के साथ हैं जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और वो यकीनन पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और ज़र मुबादला पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। और अब मैं चाहूँगा कि चलते हैं हुसैन अली की तरफ। हुसैन अली, थोड़ा सा आज आज़ादी के बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम अपनी कम्युनिटी की तरफ आएंगे, बात करेंगे और क्या क्या आप लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा जश्न आज़ादी के बारे में बताइए। सर पहले तो सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के बाहर हैं, उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। साथ में बस मैं आज़ादी के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारा मुल्क आज़ाद है। आज़ाद होना एक बहुत बड़ी नेमत है किसी इंसान के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस नेमत को समझने के लिए ना हमें कम से कम 80 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये आज का पाकिस्तानी शायद नहीं समझ पाएगा कि 1947 से पहले का मुसलमान जो कि हिंदुस्तान में रह रहा था, उसने क्या कुछ फेस किया, कितने लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद हमें ये मुल्क मिला, मुल्क अजीज़ जिसका नाम पाकिस्तान है। इस मुल्क में हम जिस मज़े से रह रहे हैं ना, यकीन जानिए, आप अगर पड़ोसी मुल्क को देखिए ना कि उधर का मुसलमान कितनी जगहों पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के नाम है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी प्रॉपर्टीज़ नहीं ख़रीद सकते सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। ये डिस्क्रिमिनेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म अल्लाह ताला उनको जन्नत में बेहतरीन जगह दे, उन्होंने जब ये मुल्क हमें तश्तरी में रख के दिया तो इस झंडे को भी उन्होंने बनाने में ना इतनी तवज्जो दी कि देखें इसमें जो सफ़ेद रंग है ये माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे रहता हुआ हिंदू, यहाँ पे रहने वाला, पाकिस्तान में रहने वाला क्रिश्चियन, यहाँ पे रहने वाला कोई और मज़हब से वास्ता रखने वाला इंसान भी उतना ही पाकिस्तानी कहलाता है जितना कि एक मुसलमान पाकिस्तानी कहलाता है। तो ये मुल्क है, ये डाइवर्सिटी है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी और उस डाइवर्सिटी पे, उस मंशूर पे, उस रास्ते पे अल्हम्दुलिल्लाह चलता हुआ ये पाकिस्तान है। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि ये मुल्क जो है सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब के लोग जितने भी लोग रहते हैं, ये मुल्क उनका भी है, उतना ही है जितना किसी मुसलमान का है। तो तमाम यहाँ पर मुल्क में रहने वालों को मैं चाहूँगा कि हम उनको
जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो इस आज़ादी का हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा है, हम सब एक है। हमारा मैसेज जो है वो इंसानियत का मैसेज है। चलते हैं मेमूना की तरफ और मेमूना से पूछेंगे कि आज़ादी की नेमत क्या होती है और आपकी अपनी फीलिंग क्या है। मैं सर हुसैन की बात को सेकंड करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जिस तरह से डाइवर्सिटी होती है, इंक्लूजन होती है, आई थिंक बाकी जगहों पे हमें इतनी नॉर्मली ये सब नहीं मिलता। जी बिल्कुल, तो हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमें बड़े आसानी से मिल गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ऐसी इस मुल्क में हम रहते हैं और यहाँ पर हैं। बहुत अच्छा मेमूना, आपने भी मैसेज दिया। देखिए वाकई हकीकत ये है कि हमारी जो नेमतें हैं ना, हम उसको गिनवाने बैठेंगे तो हम शायद गिनवा नहीं सकेंगे, लेकिन होता ही है कि हम उस नेमत को गिनवाते हैं जो हमारे पास नहीं होती है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो है वो गनीमत है और जो नहीं है उसमें हिकमत होती है। तो आप अल्लाह ताला की जितनी नेमतों का शुक्र अदा करोगे वो उतना ही कम है। तो हमेशा कोशिश करें कि शुक्र अदा करते रहा करें। जब आप शुक्र अदा करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो कम होता है, क्योंकि आप अपनी बाउंड्री में रहते हैं। और जब भी आप अपनी बाउंड्री से बाहर निकलेंगे आपकी प्रॉब्लम जो है वो आपके साथ होंगी। तो बेहतर यही है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि जो आज़ादी की नेमत है ना, वो बहुत बड़ी नेमत है। और इसकी अगर नेमत किसी से पूछना है तो उन लोगों से पूछे जिनके पास आज़ादी नहीं होती है। हम चलते हैं डॉक्टर खुशबू एडवानी की तरफ। तो मैं चाहूँगा आज आप अपनी 14 अगस्त पे फीलिंग बताइए हमें भी। एक्चुअली सर, मैं एक मिनॉरिटी से बिलोंग करती हूँ, आई एम हिंदू। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ। क्या बात है। मेरे पास भी उतनी अथॉरिटीज़ है, उतने ही राइट्स हैं जितना एक मुसलमान के पास है। ये बस कहने के लिए बेशक हम कह सकते हैं कि रिपब्लिकेशन ऑफ इस्लामिक है ये मुल्क का नाम है, लेकिन ये ओवरऑल हम मिनॉरिटीज़ वालों को भी पूरी अथॉरिटीज़ हैं, पूरा एक राइट दिया हुआ है कि हम भी अपने हकूक़ के लिए हम अपनी दिवाली, होली फ्रीली सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट कंट्री टू लाइफ। क्या बात है, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और आपका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। और उससे पहले मैं कह चुका हूँ कि ये उतना ही मुल्क पाकिस्तान का मुसलमानों का है, उतना ही हिंदुओं का है, उतना ही क्रिश्चियन का है। और बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में हमारा मैसेज है कि हम सब एक हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है वो इंसानियत का रिश्ता होता है। तो हमें हमेशा इंसानियत की बात को पहले रखना चाहिए, तमाम मज़ाहिब से बालातर होकर, तमाम फ़िरक़ों से बालातर होकर इंसानियत का रिश्ता जो है वो सबसे पहले रखना चाहिए। क्योंकि हमें हमेशा एक आपकी जो नेकी होती है उसका सिला जो है मैं कहता हूँ कि आपको हमेशा मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप पहले अपना ख्याल, अपनी सेहत का ख्याल रखोगे तो यकीनन फिर आप दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। तो इस तरह हम एक यूनिटी लेके चलेंगे, पूरी दुनिया को लेके चलेंगे, नफ़रत को कम करेंगे, प्यार की बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे। इसी बात पे मैं खावर अब्बासी से चाहूँगा कि वो इस खुशी के मौके पर हमें क्या सुनाना चाहेंगे। जी, आपसे हमने बहुत कुछ सुना है खावर, आपकी आवाज़ में बड़ा जादू है। क्यों नहीं सुनाएंगे जी। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोनी धरती अल्लाह रखे,
धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पे गीत रे, धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पे गीत रे, बस्ती बस्ती चर्चा तेरा, नगर नगर घर में तेरे, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद, सोनी धरती अल्लाह रखे पाकिस्तान। जिंदाबाद। भाई खावर अब्बासी के लिए बहुत सारी तालियां। खावर की माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है। उसके बाद मैं आमिर के लिए चाहूँगा। आमिर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि आप जिस इदारे से आपका ताल्लुक़ है तो आपकी क्या जिम्मेदारी हैं, और आप कुछ और मज़ीद कहना चाहें तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल आज इस जश्न आज़ादी के मौके पर कुछ कहें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इदारे के हवाले से बात करूं कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर PILC से है, और यहाँ पर मैं जो है मेरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, यहाँ पर मैं ब्लाइंड पर्सनस के, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के जो इतने भी मसाइल हैं उनका मैं मतलब यहाँ पे उनके साथ में कोऑर्डिनेटर हूँ उनका। तो यहाँ पे जितने भी उनके मसले होते हैं, उनके इश्यूज़ होते हैं, जितनी भी सर्विसेज उनको जो है पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सर्विस दे रहा है, तो उनको मैं जो है वो मेरी सुपरविजन में होती हैं और मैं जो है वो उनको देखता हूँ। क्या बात है। तो यहाँ पर मेरा जो है इस इदारे से ताल्लुक़ तकरीबन 5 साल से है, और यहाँ पर मैं आया था एज अ स्टूडेंट, यहाँ ही से मैंने सीखा है, और अब माशाल्लाह से मज़ीद इंशाल्लाह हम लोगों को सिखाएंगे और इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा, जब आप पहले दिन आए थे इस इदारे में तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी, उस वक्त क्या आप थे, और आज आप कितना कंफर्टेबल फील करते हो? बहुत कुछ सीखा होगा यकीनन आपने, आपको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा, एतमाद मिला होगा, और बहुत कुछ करने की सलाहियत पैदा हुई होगी। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा वो भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को। अच्छा, पहले दिन जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा चुप चुप और मतलब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरा ये था ना कि हम लोग स्कूल कॉलेज से घर और बस यही था। तो यहाँ पर जब मैं आया तो शुरू में थोड़ा सा चीज़ों को मैं समझ रहा था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, ये इदारा है, यहाँ पे सब हैं एक दूसरे के साथ मजाक भी कर रहे हैं, काम भी चल रहा है एक प्रोफेशनल तरीके से, और इस तरह के हमारे जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं, फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सनस हैं, तो वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। हमारे जो इदारे के ऑनर हैं वो ख़ुद भी जो है वो डिसेबल हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए जो है ना थोड़ी सी हैरान कुन थी, मतलब कि ना, क्योंकि मैंने पहले से कभी देखा नहीं था। दूसरे उसमें हम जाते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि नॉर्मल पर्सन्स होते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपके जो कलीदी ओहदों पे होते हैं एक तरह से ना, तो वो नॉर्मल लोग होते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो करती थी। फिर जब मैं यहाँ पे आया मुझे पता चला कि ये एक DPO है, और यहाँ पर जो है इसका मकसद यही है कि यहाँ पे इसको लीड करने वाले लोग ख़ुद भी PWDs हों, और वो अपने जो है वो, क्योंकि वो अपने इश्यूज़ को और अपने जो मसले मसाइल हैं उनको हमसे दूसरे लोगों से बेहतर समझ सकते हैं। नॉर्मल पर्सन इस चीज़ को नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पर जब मैं आया तो मैं यहाँ पे आया था असल में मैंने ना मतलब कॉलेज वगैरह ख़त्म हो गया था, और मैं वहाँ पे बेसिकली ट्यूशन पढ़ाता था शाम के टाइम में। तो वो चीज़ ख़त्म हो गई, ऐसी बात है। तो मैं सर के पास आया था, सर जावेद रईस साहब के पास, कि मुझे ना काम दिया जाए। तो उन्होंने कहा था कि तुम क्या काम करोगे, तो उस पर जो है मैं थोड़ा सा खामोश हो गया ना कि मतलब क्या कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है मैं ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटिंग कर सकता हूँ, कंप्यूटर चलाता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा था क्यों ना तुम अपने जैसे लोगों के लिए यहाँ पे काम शुरू करो। तो यहाँ पे हमने मतलब जो है ना सर जावेद के साथ मिलके ब्लाइंड्स के लिए जो है सेंटर में आगाज़ किया, ब्लाइंड्स के लिए काम करने का आगाज़ हमने उनके साथ मिलकर किया यहाँ पे। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, और ख़ासतौर पे जावेद रईस साहब जो है, मैं कहूँगा कि इस दफ़ा उनको जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ तमगा इम्तियाज़ दिया गया है, और बहुत ही एक नोबल काज के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदली। कहते हैं ना कि इंसान कहीं ना कहीं अपाहज होता है, कोई इश्यूज़ होता है तो वो अपने आप को बिल्कुल महदूद कर देता है, लेकिन जावेद रईस साहब एक कॉन्सेप्ट लेकर आए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी बदलूंगा, लेकिन साथ साथ उन्होंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बदला है, बल्कि उनके साथ साथ आप लोगों को इतना ट्रेंड किया है
कि आप जावेद रईस के समझो बाजू बने हुए हैं और अब आप हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को बदल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नोबल काज है, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरह आप पहले दिन आए थे तो आपकी फीलिंग कुछ और थी, आप मायूस थे अपनी ज़िंदगी से, अब आप खुद तो ट्रेंड हुए ना, दूसरों को भी ट्रेंड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। माइक दीजिएगा खावर अब्बासी को। तो मैं खावर चाहूँगा आप भी अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपने ये सेंटर कब ज्वाइन किया, उससे पहले आपकी क्या फीलिंग थी, आज क्या फीलिंग है और आपकी क्या जिम्मेदारी हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, उनको हौसला मिलेगा, उनको हिम्मत मिलेगी, कुछ करने की जस्तजू होगी। और ख़ास तौर पे वो लोग जो डिसेबल्ड हैं और वो समझते हैं कि वो किसी पर बोझ हैं या उनके पेरेंट्स समझते हैं कि वो किसी पर बोझ हैं, तो वो ये सोचना छोड़ दें और वो PILC का जो है वो हिस्सा बने, ना कि उस बच्चे की ज़िंदगी को बदलें बल्कि उसको बाइख्तियार बनाएं, बाहिम्मत बनाएं। और फिर देखिएगा जिस तरीके से आज ये कम्युनिटी के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो आपका बच्चा भी जो है वो एक लीडर बन सकता है और वो अपनी ज़िंदगी बदलने के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बदलेगा। जी खावर अब्बासी कुछ बताइए अपने बारे में। जी, मैं पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में एज आ आर्टिस्ट, एज आ स्कॉलर भी, यानी रिलीजन के क्या बात है, हवाले से बहुत भी सारी काम ताली करता होनी हूँ। चाहिए, आर्टिस्ट भी हैं और स्कॉलर भी हैं, तो बहुत ये अच्छा। बात है। बाकी पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर वो इदारा है कि जहाँ पर यानी हम लोग जो है ना अपनी मर्ज़ी से जीते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, क्या बात अपनी है। मर्ज़ी से खाते हैं, अपनी मर्ज़ी से पीते हैं, यानी हर काम वो कि जैसा कि आमिर भाई ने भी कहा कि ये DPO क्या उन्होंने बारे में बताया था। जी। तो यहाँ पर जब मैं आया था ना तो मैं भी सोचता था यार जैसे फिज़िकल डिसेबल के साथ ब्लाइंड लोग कैसे हम लोग काम करेंगे। तो यानी जो मुझे पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर यानी इंडिपेंडेंट लिविंग का जो मुझे मज़ा है ना ज़िंदगी में, वो यानी मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ये बात है। और इंडिपेंडेंट लिविंग में हमने बहुत कुछ सीखा है और यकीनन इतना सीखा है कि मैं समझता हूँ कि हम अब लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। क्या बात तो है। ये बात है। बाकी ये बात है, आखिर में ये बात कहूँगा जी। कि डिसेबिलिटी ना ऐसी चीज़ होती है कि जावेद भाई के जुमले कुछ ऐसे ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए यानी कॉल है, वो जैसे कॉल होता है ना, ये हमारे लिए कॉल की जो है वो अहमियत रखते हैं। तो जावेद भाई ये कहते हैं कि यानी जो है वो ये डिसेबिलिटी जो होती है ना, ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। डिसेबिलिटी वो चीज़ होती है यानी लोगों को पढ़ना पड़ता है। आप मुझसे मिलेंगे, किसी और से मिलेंगे, जब काफ़ी सारे लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी क्या है। तो ये बात है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपके यहाँ मैंने देखा कि विज़िट किया, मैंने 2-3 बार आपके सेंटर आया हूँ, तो आप म्यूज़िक भी सिखाते हैं, सिंगिंग भी सिखाते हैं। तो थोड़ा सा म्यूज़िक और जो आपकी मतलब वहाँ पर चीज़ें सिखाई जा रही, जैसे आप भी एक सिंगर अच्छे बने हैं वहाँ पर, आपकी आवाज़ अच्छी, और भी मैं आप लोगों से मिला हूँ कि बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर्स आपके यहाँ मौजूद हैं। अब तो पूरा बैंड बना लिया है जी, पूरा माशाल्लाह। बैंड। तो उसके बारे में थोड़ा सा खावर मैं चाहूँगा कि बैंड जो है वो हमारा असल में हमारे पास किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सद्दाम राजपर एक सिंगर है, बहुत बड़ा सिंध का नाम है, तो उनके यानी जो है वो सुपरविज़न में हम सब काम करते हैं। तो ये कि मैं उनके साथ यानी एज आ असिस्ट करता हूँ। और फिर ये कि वो बैंड हमने जो बनाने के बारे में सोचा, फिर उसको हमने तैयार किया, तो उसके पीछे भी यही था कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है और इसको हम जो है वो एज आ जो है वो प्रोफेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे और फिर यानी अपना नाम कमाएंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। तो ये मकसद था पीछे। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई। और सद्दाम राजपर जो है वो हमारे शो में भी आ चुके हैं, उनको हम सुन भी चुके हैं, और आप दोबारा भी देखना चाहें तो हमारे आप यूट्यूब चैनल शाह ब्लॉगर पे जाके दोबारा भी उनको आप सुन सकते हैं कि उसमें कितना टैलेंट है और उसके लाखों फॉलोअर्स हैं, मैंने ये भी देखा है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं। बल्कि मैं चाहूँगा नाजरीन, अगर आपने भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना हो तो आप इस कम्युनिटी से, इस सेंटर से रब्ता करके आप अपने इवेंट को अच्छा बना सकते हैं। अब ये प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो देखिए मतलब इनके साथ साथ हुनर के साथ साथ इनको रोज़गार भी दिया जा रहा है। तो ये आते हैं, अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, साथ साथ वो लोग ये बल्कि घरों से लोगों को लेकर आते हैं, उन सेंटर में लाते हैं और उनकी ज़िंदगी को बदलते हैं और उनकी हिम्मत को बढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ बहुत एक नोबल काज जॉब कर रहे हैं आप लोग। तो मैं दोबारा चाहूँगा कि सब मिलके आप अपने लिए क्लिपिंग कीजिएगा। तो माइक में चाहूँगा कि आगे बढ़ाइएगा। तो बेटा आप भी कुछ अपने बारे में बताएं, आप कब से इस कम्युनिटी का हिस्सा हो और क्या कर रहे हो और क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद मिनहाज बेग है और मेरी डिसेबिलिटीज़ पैना में फिदा है।
सर यहाँ पे मैं तकरीबन 5 साल से हूँ और पढ़ रहा हूँ यहाँ पे 9th क्लास मैंने यहाँ क्या पे बात है। करी सर जहाँ तक आपने पूछा कि क्या बनने का ख्वाब है, तो सर मेरा बिजनेस का प्रोग्राम है। क्या बात है, बहुत सारी Business भाई, करना चाहता बहुत अच्छा ख्वाब है, बहुत अच्छा ख्वाब है। और हम दुआ गो हैं कि जिस तरह पाकिस्तान का ख्वाब जो है अल्लामा इकबाल ने देखा था पूरा हुआ, तो मिनाज मैं चाहूँगा आपका भी ख्वाब पूरा हो इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। मिशाल कुछ बनना चाहती हो? मेरा नाम मिशाल है और मैं बताएं बताएं, कोई बात नहीं। मेरा ये ख्वाब है मैं डॉक्टर बनूं। क्या बात है, हमारी भी दुआ है कि आप डॉक्टर बने और लोगों का इलाज करें। ठीक है, थैंक यू जी। दुआ क्या कहोगी आप? मेरा नाम है दुआ, जी मेरे पापा का नाम है जीवन। क्या बात है, ओके, और मैं बनूंगी टीचर। वाह, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा ख्वाब है। और ये जीवन साहब की बड़ी लाडली हैं, सबसे अच्छा। लाडली बेटी हैं ये उनकी। क्या बात है, बच्चे तो वैसे भी सबके लाडले होते हैं और स्पेशली आप तो। प्यार करता है पापा मुझे। थैंक यू। और हम भी तो करते हैं तुम्हें प्यार। बल्कि पूरी कम्युनिटी आपको प्यार करती है। ठीक है, हम भी प्यार करते हैं, बल्कि हमारे नाज़रीन भी आपको प्यार करते हैं। भाई इस दुआ के लिए बहुत सारी तालियां। जी हुसैन अली, मैं चाहूँगा अब आपकी तरफ आते हैं, और क्योंकि आप पूरे सेंटर को लीड कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने सेंटर के बारे में बताएं। क्या प्लान है, क्या आप कर रहे हैं, फर्दर आगे क्या प्लान है। और ख़ास तौर पे मैं जावेद रईस साहब के बारे में इतना कहूँगा कि हालांकि वो खुद डिसेबल्ड हैं, व्हील चेयर पे होते हैं, अभी भी वो 3-4 दिन से जो है खैरपुर गए हुए हैं, वहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के इवेंट था व्हील चेयर्स की, तो वहाँ पर मौजूद हैं। मेरी उनसे बात हुई थी, अगर वो कराची में होते तो यकीनन हमारे इस शो का आज वो हिस्सा होते, लेकिन वो भी एक नोबल काज के लिए। देखें, हम कभी कभी ट्रैवलिंग के लिए ना हुसैन सोचते हैं कि यार हमें हैदराबाद जाना है या सक्कर जाना है, तो वो तो खैर घोटकी गए हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि यार कैसे जाएंगे, इतना ट्रैवलिंग कैसे करेंगे। और जावेद रईस साहब, मैं तो उनके लिए ख़ास तौर पे चाहूँगा कि सब मिलकर उनके लिए बहुत सारी क्लिपिंग होनी चाहिए। और मज़े की बात यह है कि वो खुद गाड़ी चला कर गए हैं सर, खुद ड्राइव करके क्या गए बात हैं, है। और डिसेबिलिटी के साथ हैं, उसके बावजूद अपने साथ अपनी पूरी टीम को गाड़ी में खुद लेके गए हैं। और इतना अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टमेटिक काम है कि जो है उनके जाने से एक दिन पहले एक टीम जा चुकी थी व्हील चेयर्स लेके, वहाँ उन्होंने असेंबल की हैं, और अब जावेद साहब गए, उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और अब आज इंशाल्लाह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और फिर ये लोग जो है, हालांकि 14 अगस्त का दिन है, देखिए पूरी हमारी ना असल आज़ादी का मतलब ही यही है कि हमने जो है ना आज़ादी को छुट्टी समझ लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज़ादी का मतलब है काम करें, हम आगे बढ़ें। और अगर आप सही मानों में अगर पेट्रोटिज्म क्या होता है ना, इसकी डेफिनेशन अगर समझते हैं ना, तो जावेद साहब की लाइफ जर्नी को पढ़ें, आपको पता चलेगा वो कितने पेट्रोटिक आदमी हैं। उनको तमगा इम्तियाज़ मिला है, ये पूरा पाकिस्तान जानता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जावेद साहब को हेनरी विस्कार्डी अवार्ड US गवर्नमेंट ने दिया। साथ में उनको वहाँ पे रह के माजूर अफराद के लिए काम करने का मौका दिया, यानी कि इनडायरेक्टली उनको नेशनलिटी ऑफर हुई कि आप US में रह के यहाँ के माजूरों के लिए काम करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान में जाऊँ। तालियां बनती है। तो ये जो है जावेद रईस साहब जो है सर, माशाल्लाह वो इंसाइक्लोपीडिया हैं। उनको डिसेबिलिटी की ऐसी नॉलेज है कि इधर बैठे हुए जो चंद लोग हैं, इनके अलावा तकरीबन 22,000 से ज़ायद लोगों को सिर्फ एक शहर में, कराची शहर में, वो एम्पावर कर चुके हैं। क्या बात है। तो जो है सर, ये छोटा काम नहीं है। और हम समझते हैं जो आज हम ये काम कर रहे हैं जावेद साहब की क़यादत में, हमारी खुशकिस्मती भी है कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वरना यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बाय द वे, मैंने जो है डिसेबिलिटी अवेयरनेस एंड सपोर्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ से पढ़ी, सीखी। तो मुझे ना हैरत होती थी ये पढ़ते हुए कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जावेद साहब मुझे अपनी स्टाइल में समझाया करते थे पहले, तो वो मैं अब पढ़ रहा था प्रॉपर, तो मुझे अंदाज़ा हुआ यार कि ये किस नौयत की इनकी जो है ना इंटेलेक्चुअल लेवल है कि जो है ये डिसेबिलिटी को कितना माशाल्लाह समझते हैं। बाकी सर जो हमारा इदारा काम कर रहा है, बहुत सीरियस और बहुत ही संजीदा काम है ये, बहुत ज़िम्मेदारी का काम है ये, क्योंकि हम जो है इंसानों पे काम कर रहे हैं, और उन इंसानों पे काम कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा वर्नरेबल हैं, ख़ास करके पाकिस्तान में। अगर कोई कहता है कि माइनॉरिटीज़ वर्नरेबल हैं या वुमेंस वर्नरेबल हैं,
तो हमारे साथ आज जो है ये दुआ देवी भी बैठी हुई हैं हमारे साथ। हमारे इदारे में जितने PWDs हैं उसमें आप अगर मेजॉरिटी निकालेंगे तो माइनॉरिटीज़ निकलेंगे, माइनॉरिटीज़ विद डिसेबिलिटी। क्या बात है, वुमेन विद डिसेबिलिटी, वर्नरेबिलिटी डबल हो जाती है सर डिसेबिलिटी के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो है ना, हम इस माशरे में, मैं आज बिल्कुल जश्न का दिन है, रोना गाना नहीं करूँगा, मगर सच ये है कि इंतहाई काम की ज़रूरत है और काम जो है उस लेवल पे नहीं हो पा रहा जिस लेवल पे होना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा होना आपने। चाहिए। और उसकी शायद वजह एक ही है कि माजूरी को लोग समझते हैं मजबूरी, और ये माजूर अफराद नहीं समझते हैं। हम माजूरी के हामिल लोग जानते हैं अपनी कैपेसिटी, अपनी पोटेंशियल, बट जो लोग साहिब इख्तिदार हैं उन लोगों के जहनों में कहीं ना कहीं एक खला है कि माजूरी के साथ ये क्या कर लेगा। तो आपके पास बहुत सारी मोटिवेशन के हैं, आप हमसे ना पूछें, गूगल सर्च कर लें, यूट्यूब पे देखें क्या क्या किया माजूरों ने। वो US में 3 बार प्रेसिडेंट रहा, वो PWD थे। उसके बाद जो है US ने लॉ निकाला 3 के बाद चौथा टेन्योर नहीं करेगा कोई प्रेसिडेंट, इलेक्शन होगा। तो ये माजूरी जो है ना वो लिमिट नहीं करती है आपको। हमारे लोगों की, माशरे की सोच जो है ना, ये एटीट्यूडनल बैरियर जो है ना, ये सबसे बड़ा है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक मिथ है जिसको हमें ख़त्म करनी होगी, अवेयरनेस के ज़रिए ख़त्म करनी होगी। और आप जो आज इस प्रोग्राम पर मौजूद हैं, जो कि दुनिया में देख रही है, तो यकीनन कहीं ना कहीं हमारी इस पॉजिटिव सोच से इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में, इस दुनिया में तब्दीली आएगी। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि आपकी कम्युनिटी को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, गाए बगाए। कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि हमने इस चीज़ को रेगुलर लेके चल रहे हैं ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उनके जहनों में जो एक खला है उसको हम पूरा कर सकें और बता सकें कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि आप में वो सलाहियत है जो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा सलाहियत होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। जो सलाहियत हम में मौजूद है उससे कई गुना सलाहियत आप लोगों में मौजूद है। तो मैं तो आप लोगों को अप्रिशिएट करूँगा, अपने लिए क्लिपिंग कीजिएगा। तो चलते हैं मेमुना की तरफ। मेमुना, आप भी अपनी जिम्मेदारियाँ बताइए और हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि मेमुना क्या कर रही हैं। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में मैं एज अ वुमेंस कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ और हमारा जो यूट्यूब चैनल है विंग्स ऑन व्हील, हमारा वेब चैनल है बेसिकली, उसमें मैं एज अ कैमरा वुमेन काम करती हूँ। क्या बात है। जहाँ तक जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन सबसे पहले हमारे घरों से स्टार्ट होती है। ऐसा ही है। फैमिलीज़ अपने बच्चों को अपनी माजूरी के साथ एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे घरों से ये चीज़ स्टार्ट होती है। बहुत अच्छी आपने बात की। मैं कहता हूँ कि इस चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत है कि सबसे पहले घर से जो है ना वो इनकरेज होना चाहिए, एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। जब बच्चों को आप अप्रिशिएट करते हैं तो आप यकीन कीजिए वो कुछ करके दिखाएगा जो कि आपके वहम हो गया, ख्याल में भी नहीं होता है कि आपका बच्चा कुछ कर सकता है। लेकिन हकीकत यही है जो आपने बात कही है कि हम उनको जो है इनकरेज नहीं करते, हमेशा डिस्करेज करते हैं कि आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, हमेशा उनको। जी आगे बोलिएगा। मेरी फैमिली जो थी वो काफ़ी सपोर्टिव थी, जिसकी वजह से मुझे हमेशा से वो लोग कहते थे कि पढ़ो, बाहर निकलो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो माशरा है वो इस तरह से नहीं बना हुआ कि एक व्हीलचेयर पर्सन को हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलने बाहर स्कूल में या कहीं पे भी, जिसकी वजह से मेरी एजुकेशन वगैरह इतनी नहीं थी। मैंने स्कूल वगैरह ज्वाइन किया था लेकिन हमारे वहाँ पे टीचर्स के कुछ ऐसे बिहेवियर ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ कंटिन्यू करती, जिसकी वजह से मेरी एजुकेशन रुक गई थी। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में एक अपना एजुकेशन के लिए आई थी, एक डिसेबल सर्टिफिकेट के लिए आई थी बेसिकली। तो जब मेरा फर्स्ट डे था वहाँ पे मैंने देखा कि सब व्हीलचेयर पे बैठ के अपना काम कर रहे थे और मैं घर में रह के इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट थी अपनी फैमिली पे। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि अगर ये सब कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने PILC ज्वाइन किया ऑलमोस्ट 6 ईयर्स पहले और मैंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन स्टार्ट की। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से ILC की ट्रेनिंग्स ली और उन ट्रेनिंग्स के बाद मुझे पता चला कि इंडिपेंडेंसी होती क्या है बेसिकली। बीइंग सीवियर डिसेबल पर्सन ये नहीं होता कि हमारी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इट्स लाइक कि अगर मुझे कोई चीज़ के लिए मैं कोई चीज़ नहीं कर सकती तो उसके लिए मैं अटेंडेंस सर्विस ले सकती हूँ, जो कि मुझे नहीं आइडिया था कि वो क्या होती है, शिफ्टिंग्स किस तरह से होती हैं। ये सब मैंने आके IELTS सेंटर में सीखा और सीखने के बाद अब जो जैसे सर हुसैन ने बोला कि हमारी वुमेन विद डिसेबिलिटी सबसे ज़्यादा वर्नरेबल होती हैं बिकॉज़ उनके घरों से भी इशू होते हैं और बाहर सोसाइटी में भी उनको इस तरह से नहीं इनकरेज किया जाता।
फिर मैंने अपनी वुमेंस विद डिसेबिलिटी के लिए काम करना स्टार्ट किया, उन लोगों को ट्रेनिंग्स के ज़रिए उनको सिखाना स्टार्ट किया। मेरे यहाँ पे बहुत सारे रोल मॉडल थे, सर हुसैन हैं, सर जावेद हैं। क्या बात है। जब ये सब मेरे रोल मॉडल थे तो मैंने कोशिश की कि मैं किसी के लिए ऐसा बन सकूं कि कोई मुझे देख के ज़्यादा मोटिवेट हो सके। इन सब पे काम करने के बाद अभी हम लोग, मैं अलग वुमेंस कोऑर्डिनेटर ही काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, खासतौर पर हमारे नाजरीन भी यकीनन आपसे मोटिवेट हो रहे होंगे, मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ। अक्सर हालांकि मैं आपके सेंटर भी आता हूँ, आप लोग भी हमारे पास आते हैं, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात जो कही, मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि जो काम ये कर सकते हैं, जो काम मैं कर सकता हूँ नाजरीन, वो काम आप भी कर सकते हैं। सिर्फ अपने अंदर के इंसान को तराशिए कि आप में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, तो अपनी खूबियों को आगे लेके जाएं तो फिर आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन कराम, लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। आज 14 अगस्त है, जश्न का दिन है और बहुत ही खुशी का दिन है मैं कहूँगा, और यकीनन आप हमारे साथ भी जश्न मना रहे होंगे और अल्लाह ताला ये आज़ादी हमेशा कायम व दायम रखे और पाकिस्तान को भी क़यामत तक कायम व दायम रखे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करते हैं। तेरा पाकिस्तान जान भी कुर्बान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया काशिफ, तो बहुत ही अच्छा मिली नगमा। और अब हम चलते हैं डॉक्टर खुशबू एडवानी की तरफ, जिनका ताल्लुक बेसिकली हिंदू कम्युनिटी से, और दुआ भी जो है हमारी हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है, जो कि हमारी जान है। और इसी तरह ये हमारे एक कहते हैं ना कि फूलों का गुलदस्ता जो है, तमाम कौमियत, तमाम फ़िरके, तमाम मज़ाहिब जो भी पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है। जिस तरह हम कहते हैं कि हर शख्स, जिस तरह मुसलमान जो है वो इस जश्न आज़ादी को मना रहा है, इसी तरह हमारी जो मिनॉरिटी के लोग हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर खुशबू आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी जश्न आज़ादी मना रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा PILC के बारे में बताइएगा और अपनी जिम्मेदारियाँ क्या है, क्योंकि आपका वैसे ही ताल्लुक जो है डॉक्टर हैं, एक नोबल काज है, और साथ साथ जिस कम्युनिटी से आप जुड़ी भी है, तो मैं कहूँगा ये डबल नोबल काज काम कर रही, तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। थैंक यू सो मच सर। सर मैं बेसिकली हेड ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हूँ। जितने भी मेडिकल के ऑपरेशंस होते हैं सारे मैं लीड करती हूँ, और सुबह से लेके शाम तक जितने भी हमारे अपने यूज़र्स हैं, इवन बाहर के जो पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी भी आते हैं, हम उसको भी देखते हैं। क्या और बात है। जितनी भी चीज़ें हैं मेडिकल से रिलेटेड, जितनी भी थेरेपीज़ हैं, हम उनको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन मेन हमारा जो एक फोकस होता है वो PWDs पे होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पे। हमारी जो मेन प्रायोरिटी बेस पे रखा जाता है उनको रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों को हम नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग हम जो है ना सबको दे रहे होते हैं, पर्सन विथ नॉन डिसेबिलिटी। और सर एक चीज़ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर की बहुत अच्छी है कि ये क्रॉस डिजीज़ होता है ना, उस पर काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे कोई एक नहीं है इंटेलेक्चुअली चैलेंज कोई केस है तो उसको लेके नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटेलेक्चुअली अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है उसको भी लेके चल रहे हैं हम लोग।
अगर कोई स्पाइनोबाइफिडा या इंटेलेक्चुअली चैलेंज केस है उसको भी लेके चल रहे हैं। और पर्सन विथ नॉन डिसेबिलिटीज़ भी हैं ना, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबके लिए सर्विसेज सेम है, ऐसा नहीं है। और इवन पीएलसी के अंदर जितनी भी थेरेपीज़ हैं वो तो हो रही हैं, बाकी इसके अलावा बाहर जितनी उनको फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं हम वो भी देते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अपने सेंटर पे मौजूद नहीं है, तो अपनी गाड़ी में वही मरीज़ को बिठा के हम, जिससे हम समझें जो नियर बाय हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, हम अपने पैसों से, अपने पीएलसी के पैसों से उनका इलाज करवाते हैं। क्या बात है, रेफरेंसेस से। और इसके अलावा हम पेशेंट से कोई पेनी भी चार्ज नहीं करते। क्या बात है, कोई भी चार्ज नहीं होती है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ये हमारा क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, तो वो ये है ही सेहत सबके लिए। पीआईएलसी का जो प्रोजेक्ट है सेहत सबके लिए, इसमें हमें मुश्किलात इसलिए ज़्यादा आती हैं कि सर जो हम व्हील चेयर पर बैठे हुए ख़ास करके फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ के साथ लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा जो फेस कर रहे होते हैं, एक प्रॉब्लम वो कर रहे होते हैं बेड सोर्स की। अच्छा, कराची शहर है हमारे हिसाब से ये 5-5.25 करोड़ का शहर है। कोई इसको 1 करोड़ बोले, 1.5 करोड़ बोले, वो उनका मामला है, इस पर हम जाते भी नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन उस डिबेट में नहीं जाते। लेकिन सर इतना क्राउडेड शहर है, और इधर अगर आप WHO के मुताबिक समझते हैं कि पॉपुलेशन को देखें, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की, माजूर अफराद की तो 16% है, और हमारी अपनी जो इसमें तहकीकात हैं तो ये 22% से ज़्यादा आबादी का हिस्सा माजूरी पे मुश्तमिल है इस शहर के। लेकिन इस शहर में एक भी इन्फेक्शन एंड डिजीज़ का गवर्नमेंट की नौयत पे जो फ्री में काम कर रहा हो, माजूरी के हामिल लोगों के लिए सहूलत बनाओ, एक भी अस्पताल नहीं है। तो हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ OPDs का जो है जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, तो ये थोड़ी सी इधर हमें दिक्कत आती है। अब होता क्या है कि व्हील चेयर्स पे बैठते हैं, बेड सोर्स हो जाते हैं, बेड सोर्स होने के बाद उसके इन्फेक्शन हो जाते हैं, 8 महीने 9 महीने साल हद होती है अगर उसका प्रॉपर सही ट्रीटमेंट ना किया जाए, क्योर ना किया जाए उसको, तो लोग उसको सरवाइव नहीं कर पाते। PWDs, सही कह रहे हैं आप। पिछले साल हमारे जो रजिस्टर्ड PWDs हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली 18 से ज़ायद लोग जो है बिजली ना होने की वजह से, गर्मी की वजह से बेड सोर्स का शिकार हुए। अब हम देखें, एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, हम ज़्यादा लोगों को सपोर्ट अपने तौर से करने की कोशिश कर सकते हैं, हम हुकूमत नहीं है। ऐसा ही ये काम है हुकूमत का। 18 लोगों की जान चली गई पिछले साल, रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं दे सकता हूँ, जो आए मुझसे करे बात इस पे। लेकिन सर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो 18-20 लोग इस शहर के थे, इस मुल्क के थे, इस सूबे के थे, इंसान थे। और उसमें, और ये अफसोस की बात क्या है कि आज पाकिस्तान इसलिए सबसे ज़्यादा जो है ना, कह लें कि मैं अपनी ज़बान में समझाऊँ कराची के, तो चौड़े में चल रहा है कि हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास यूथ है। आप अपनी यूथ की कदर तो करें ना सर। क्या बात कही आप। ये 18 लोग जो मरे हैं ना, सारे यूथ में थे, सारे यूथ विद डिसेबिलिटीज थे, किसी की उम्र भी जो है 30 साल से ऊपर नहीं थी, 30 साल से छोटे बच्चे थे, जिंदगी नहीं देखी थी। तो आज के दिन ये बात करते हुए बुरा लग रहा है, बट मैंने पहले ही आपसे सर अर्ज किया था कि हमारा काम बड़ा संजीदा है, तो इस वजह से हम कितना भी चाहें कि अपने आप को ना करें, इस तरह की चीज़ बट निकल आती है। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा सेहत सबके लिए, ये ना सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ना इसको हमारी अकेले ऑर्गेनाइजेशन चला सकती है। इसमें जब तक कि हुकूमत हमारी सपोर्ट ना करे, आपके देखने वाले लोग हमारे जो हैं वो सपोर्ट ना करें, हम इस प्रोजेक्ट को नहीं चला पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। माजूरी के हामिल जो सर एक आदमी है ना, उसकी ज़रूरियात ही बहुत डिफरेंट है। ये लग्जरीज हम समझते हैं, एसेंशियल नीड्स हैं ये। बिल्कुल आपने सही कहा, और ख़ासतौर पर जैसा कि आपने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहाँ साथ साथ मैं कहता हूँ कि हम सब की भी जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पे जो हमारा कॉरपोरेट सेक्टर है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऑनर्स हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपना शेयर डालें इस कम्युनिटी के लिए, ताकि ये भी आगे बढ़ें। हम इनको फलता फूलता देखना चाहते हैं, आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, और यकीन जानिए ये इंसानियत की खिदमत इतनी बड़ी खिदमत है, मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा तो कोई नोबल काज जॉब है ही नहीं जो आप कह रहे हैं। मैं दोबारा भी आपकी तरफ आऊँगा और पूछूंगा कि ये जो डिसेबिलिटी होती है, ये बाय बर्थ होती है या बाद में भी लोगों को जो है वो डिसेबल लोग होते हैं, और वो नेग्लिजेंसीज होते हैं, क्या होती है वो पूछूंगा। चलते हैं हम, ख़ास तौर पे हमारे एक और नए मेहमान हैं, ख़ास तौर पे नाम बताएं अपना, नाम बताओ।
अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर, ओके। तो क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? ओह वेरी गुड। बॉक्सिंग बॉक्सिंग करेगा, पाकिस्तान करना को चाहते हो? रिप्रेजेंट करेगा इंशाल्लाह। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है जी। सुभान। मेरा तो सुभान है, एमएसी है। क्या बनना चाहते हो? मेरा कहना पुलिस में ना दूर है। क्या चाहिए? पुलिस में? पुलिस में जाना पुलिस में जाना चाहते हो? जी। ओके। तो अगर सिंध पुलिस अगर हमारा शो देख रही है तो इनको सिंध पुलिस में जॉब चाहिए और आई होप कि इनको जॉब मिल सकती है। बिल्कुल हम दुआ गो है कि आपकी जो है ये ख्वाहिश पूरी हो और सिंध गवर्नमेंट जो है अगर सुन रही है हमें तो इनको जो है सिंध पुलिस में जॉब मिलनी चाहिए। खावर अब्बासी की तो दीजिएगा माइक। और खावर, मैं चाहूँगा कि आपकी माइक है, खावर इतनी खूबसूरत आवाज़ है, माइक लीजिएगा खावर। और मैं चाहूँगा कुछ सुनाना चाहें तो माइक आपके हाथ में। जी ज़रूर। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, आज़्म मेरा कवि मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जाफिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्शे दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है, संगीन हसार, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाहो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा खावर, ये बताएं कि सिंगिंग आपको पहले से मतलब आती थी या इस इंस्टीट्यूट में आके आपने सीखी है या क्या बचपन से शौक था, क्या था? थोड़ा सा अपनी सिंगिंग के बारे में बताएं। असल में बात ये है कि सिंगिंग जो है ना, वो तो वैसे भी आपको पता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बाकी ये कि मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, असल में मैं शुरू से नात पढ़ता था। क्या बात है? नात के हवाले से मेरी मशहूरी जो है वो नात के हवाले से थी। तो क्या है कि वो मैं कहा करता हूँ अपने लिए कि खुशनसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से, मेरे होठों पे है आका की सना बचपन से। तो फिर जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में मैं आया ना, क्योंकि मुझे शौक़ बहुत था ना सिंगिंग का, जी जी, कि मैं नात तो पढ़ता हूँ, मैं मिली नगमे गाऊँ, सूफ़ी जो है वो गायकी गाऊँ, तो फिर मुझे जो है वो ये सारे जो ख्वाहिशात पूरे करने का मौका मिल गया। क्या बात है। अभी आपके मतलब इस म्यूज़िक बैंड में कितने लोग हैं? मेरे पास तकरीबन 7-8 लोग हैं जो हमारी टीम में काम करते हैं, यानी उसको चलाते हैं बाकायदा। और अभी आप प्रोफेशनली भी जो है चाह रहे हैं कि ये बैंड जो है वो किसी इवेंट में जाके और आप परफॉर्म करें, ऐसा है इरादा? जी जी बिल्कुल ज़रूर। चले, हमारी नेक ख्वाहिश आपके साथ हैं। आमिर को दीजिएगा, आमिर खान। आमिर, आपके सेंटर की टाइमिंग क्या है और किस तरह आप थोड़ा सा और हमारे नाज़रीन को बताइएगा सेंटर में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? सर वैसे तो कहते हैं कि डिसेबिलिटी जो है वो ख़त्म नहीं होती, मतलब इसकी कोई टाइमिंग्स नहीं होती। तो हम लोग तो 24 घंटे यहाँ पे होते हैं अपने जो है वो सेंटर में।
फैसिलिटेट करने के लिए जो हमारे पास पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर में जो हमारे पास जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस होते हैं, तो इसमें ये है कि हम उनको एजुकेशन तालीम उनको सबसे पहले जो उनके तालीम उनको प्रोवाइड करते हैं हम लोग। इसके अलावा उनके जो ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे हम काम करते हैं। उनको ये मोबाइल किस तरह से चलाना है, टेक्नोलॉजी में जो है वो उनको सिखाते हैं उनको कि टेक्नोलॉजी में आपके लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और आप उसको किस तरह से अवेल कर सकते हैं। ये मोबाइल है, अब ये जो मोबाइल होता है बेसिकली ये कंप्यूटर होता है, ये आपका और मेरे आपके पास जो नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप होते हैं यही होता है, बस इसके अंदर हम लोग एक वॉइस एक सॉफ्टवेयर होता है जॉब एक्सेस विद स्पीच, और मोबाइल में होता है टॉक बैक। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं और इसके बाद से जो आपका मोबाइल है उसको मैं एक्सेस कर पाऊँगा। क्या तो बात ये है। इस तरह की जितनी भी टेक्नोलॉजी के हवाले से मेन, क्योंकि आप दुनिया जो है वो इतनी फास्ट हो गई है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। तो इस चीज़ के साथ कि हम लोग नॉर्मल लोगों के उसमें सफ़ में खड़े हो जाते हैं, इस चीज़ को जो है ये चीज़ हमें जो है वो नॉर्मल लोगों की सफ़ में खड़ा कर देती है। और जो इम्पेयरमेंट के साथ जब डिसेबिलिटी आ जाती है तो फिर आपको पता है ये चीज़ें जो है वो जैसे कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप के साथ एक्सेस हो गया, तो इससे हम लोग जो है वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह मतलब एक इंटरनेट पे जो है वो हम लोग वही चीज़ है, यूट्यूब है, वेबसाइट पे कोई चीज़ ऑर्डर करनी है अपने लिए, जी तो ये चीज़ें हम जो है ना मतलब एक इम्पेयरमेंट के साथ जब डिसेबिलिटी पर रहती नहीं है। तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। डॉक्टर खुशबू आपकी तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि जैसे कि आप फिजियोथेरेपी पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं और ख़ास तौर पे अभी हम बात कर रहे थे कि ये जब एक आपके यहाँ साहिल बुगी होते हैं जी। और वो पैर से जो है वो सारे काम करते हैं, इवन लिख भी रहे होते हैं, मोबाइल भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बड़े अच्छा तरीके से करते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता। और जिस तरह ये अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो और आपकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है सेंटर के अंदर? फिजियोथेरेपी आप कर रही होती हैं सर, तो मेरा मेन जो फोकस होता है ना, उनको इंडिपेंडेंट देना, इंडिपेंडेंसी। आइए जिस पूरा सेंटर का जो नाम है ना, पूरा पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर, बाकायदा मुझे मेरा जो फोकस होता है ना कि मैं एक बच्चे को सिर्फ थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कर लूँ। क्या बात है। ठीक है, इनके साथ वैसे तो हमारी पूरी सर्विसेज होती हैं, अटेंडेंस सर्विस है, उसके अलावा एक्सेसिबल व्हील चेयर्स हैं वो भी देते हैं। इवन इनकी जो 2 टाइम्स मील होती है, बच्चा अगर हमारे पास आ रहा होता है उनको पिक एंड ड्रॉप की सर्विस और मील की सर्विस, इवन उनके घर में जितनी भी मेडिकेशन यूज़ होती हैं, अगर कोई बच्चा है जिसको यूरिन बैग हो रहा है, तो कोई बच्चा पैम्पर यूज़ कर रहा है, तो ईच एंड एवरीथिंग हमारा सेंटर प्रोवाइड करता है उन बच्चों को। क्या बात है, मतलब आप लोग फुल लोगों को जो है फुल सक्सेसफुल, फुल उनको खुद मुख्तियार बनाने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं आप लोग। अच्छा, घरों से कैसे लोगों को आपको पता चलता है कि लोग जो हैं वो डिसेबल हैं और उनको सेंटर लाना चाहिए? किस तरीके से आप उनके पेरेंट्स को जो है वो कन्वेंस करते हैं जी इनको सेंटर लेकर आएँ? सर देखिए, पेरेंट्स के साथ बाकायदा मीटिंग होती है, उसको डॉक्टर सर हुसैन और मिस मोमना, अगर कोई फीमेल आई है तो मिस मोमना देखती हैं, अगर कोई मेल आया है तो सर हुसैन या सर साहिल मिल के देखते हैं इनको। उसके बाद हम उनको ये बताते हैं कि अगर आप बच्चे की कोई चीज़ नहीं करवाते हो तो फ्यूचर आपका क्या होगा। हमारा काम है इनसे होके जो हमारे पास आते हैं, हम उनको फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि अगर आप ये चीज़ या ये सर्विस आप नहीं ले रहे हैं तो आपके साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे कि सर ने पहले ही बताया कि अगर एक पेट सोल को हम 1 साल ट्रीट ना करें तो उसकी लाइफ ही नहीं है। तो हम हर चीज़ को उनके अवेयरनेस देते हैं, सबसे पहले अवेयरनेस देते हैं कि ये चीज़ें आपके बच्चे के साथ या कोई भी यूज़र आ रहा है या कोई भी आ रहा है उसके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। सर मुझे पेन है ना, तो पेन के बाद अगली कंडीशन क्या होगी आई नो, तो मेरा काम है उस मैसेज को कन्वे करना कि अगर कोई पेशेंट पेन के साथ आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है सर कि मैं इनकी डिसेबिलिटी, जैसे किसी की भी डिसेबिलिटी है, मैं फील नहीं कर सकती क्योंकि मैं डिसेबल नहीं हूँ। इसी वजह से हम क्या करते हैं, डिसेबल को आगे लेकर आते हैं ताकि वो उसको मोटिवेशन दे कि अगर मैं जिस इस स्टेज पे हूँ तो आप भी आ सकते हो। बेसिकली पीयर काउंसलिंग होती है। अगर जैसे मैं स्पाइना बाइफिडा हूँ तो कोई भी फीमेल जो विद स्पाइना बाइफिडा आएंगी उनको मैं डील शी विल डी। अगर कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ आएगा तो वो उसको हुसैन भाई डील करेंगे, क्योंकि वी नो बेटर कि हमारी डिसेबिलिटी में क्या कंडीशंस होती हैं, क्या हमें किस तरह मैनेज करना होता है। तो आयल सेंटर का सबसे अच्छा एक ये है कि पीयर काउंसलिंग करवाते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक जो सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था कि ये जो डिसेबिलिटी होती है ये बाय बर्थ होती है या बाद में भी लोगों को होती है? क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि ज़्यादातर जो तादाद है वो बाद में लोग डिसेबल होते हैं। उसकी वजूहत मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएं ताकि उनको कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस हम दे सकें कि देखें आप अपने आप को
बचा सकते हैं। जैसे लास्ट हम एक आप ही के सेंटर में बात हो रही थी कि एक पुलिस में खातून थी और अचानक उनका एक हादसा हो जाता है और दोनों टांगें उनकी ज़ाया हो जाती हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उस अवेयरनेस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है आना चाहिए। जी सर, देखिए अगेन वही वाली चीज़ है शाह साहब, हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक लास्ट ईयर 90,000 से ज़्यादा लोग एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी फेस कर चुके हैं सिर्फ शहर कायद में, कराची में। सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं। अब इसमें आप आगे चले आए, आगे ठट्टा साइड जाएं, थाना बुलो की तरफ जाएं या इंटीरियर कहीं हैदराबाद चले आएं या आप आगे कश्मीर तक चले जाएं, ये उसके रिकॉर्ड्स नहीं है। ये सब कराची की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इट मीन्स के भाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिसेबिलिटी बढ़ी और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल एक आप अभी ऑडियंस को ना ये बात अभी बिल्कुल सही से समझ आएगी, मैं थोड़ा सा एलिबरेट करता हूँ। जी जी बिल्कुल। अभी हम बड़े टाइम से सुन रहे हैं जी टैंकर माफिया, कराची वालों का खून बड़ा सस्ता है, इनको मार देते हैं, कुचल के चले जाते हैं। आप सिर्फ उन लोगों को काउंट कर रहे हो जिनको टैंकर कुचलता है और वो मर जाते हैं। उन लोगों को जाके तो देखो जो इंडस हॉस्पिटल में 6-6 महीने से पड़े हुए और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। लियाकत नेशनल में, आगा खान में, कौन से हॉस्पिटल में जाके आप देखें तो आपको हर हॉस्पिटल से रिकॉर्ड मिल जाएगा कितने रोड एक्सीडेंट्स के बाद लोग परमानेंट डिसेबिलिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। उनका क्या? पाकिस्तान को इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज 14 अगस्त का दिन है, जश्न आज़ादी का दिन है, हमें किसी से थ्रेट नहीं है, हमें अपनी फ़ौज पे पूरा यकीन है, भरोसा है। अल्लाह की ज़ात के बाद हमारी फ़ौज इतनी मुकम्मल फ़ौज है कि हमें ना भारत से टेंशन है, ना हमें अफगानिस्तान बॉर्डर से कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और अगर कोई खतरा है तो वो खतरा जो इस टाइम पे जो हमें सबसे ज़्यादा थ्रेट है पाकिस्तान को, वो डिसेबिलिटी पे है। और ये बात शायद कि किसी हुक्मरान के समझ आ जाए। जावेद साहब ने बड़ी इस पे जो है ना रिसर्च करके लोगों को समझाने की कोशिश की है कि समझें इस चीज़ को कि पाकिस्तान को आगे आने वाला चैलेंज डिसेबिलिटी का है। बहुत तेज़ी से एक्सीडेंटल डिसेबिलिटीज बढ़ रही हैं और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। भाई अगर हम पे कोई हमला करता है, न्यूक्लियर पावर है ना, हम तैयार हैं ना, हर दम तैयार है हमारी फ़ौज। डिसेबिलिटी के लिए हम कहाँ तैयार हैं? रैम्स ही नहीं है आपके पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, रैम्स की बात नहीं है, कहीं पे भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अभी ये हमारे इंटेलेक्चुअल बच्चे साथ बैठे हुए हैं, इनको लाने का मकसद ही ये था कि अभी व्हील चेयर पे भी बच्चे बैठे थे, इंटेलेक्चुअल बच्चे भी साथ में हमारे बैठे हुए हैं, हमारे साथ विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ हमारे दोस्त हैं, हम फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं। एक्सेसिबिलिटी का तो मतलब ही नहीं पता, हम खाली रैम बनाना एक्सेसिबिलिटी समझते हैं। खावर अब्बास को भी एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत है, सुबहान को भी एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत है, मोमिना को भी एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत है। तो सर बहुत तेज़ी से डिसेबिलिटी बढ़ रही है और हमारे यहाँ जो कॉन्जेक्शनल डिसेबिलिटीज़ हैं, जो पैदाइशी डिसेबिलिटीज़ हैं, वो तो हैं ही हैं, उनका तो रेट बहुत ज़्यादा इस तरह भी है। सिंध का ख़ास करके अगर बात करते हैं तो कई गांव ऐसे हैं जहां पे हर घर में 2-2, 3-3 माजूरी के साथ लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही उसका रीज़न शायद कज़न मैरिजेज़ है और भी बहुत सारे मामलात हैं। तो डिसेबिलिटी यहाँ तो हम फेस कर रहे हैं, जो हमारा रूरल एरिया है, जो हमारा अर्बन एरिया है, वहाँ पे जो है सर हम किस तरह डिसेबिलिटीज़ फेस कर रहे हैं। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं अगर लोगों में अवेयरनेस है तो हर तरफ से हमें डिसेबिलिटी का हम शिकार हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और इस पर जो आपने एक्सेसिबिलिटी की आपने बात की, तो मैं चाहूँगा कि आप कहाँ का समझती हैं कि हमें जो है एक्सेस मिलना चाहिए आप लोगों को, और इसमें किसका किरदार अहम होना चाहिए? चलो ठीक है, गवर्नमेंट का तो ये काम है करना चाहिए, जो ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टॉप्स हैं, यहाँ पर भी होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो मॉल्स हैं और बहुत सारे जो मार्केट्स हैं, उसमें जो हमारे कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, उनको भी आगे आना चाहिए, अपना रोल अदा करना चाहिए। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, क्या होना चाहिए? अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो हम देखते हैं कि जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स में हम देखते हैं रैम्प बने हैं, लेकिन वो रैम्प हम एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज वो स्लोप बने हैं। उसके ऊपर मैं खुद अपने व्हीलचेयर नहीं चला सकती, मुझे एक अटेंडेंस सर्विस चाहिए, तो मेरी इंडिपेंडेंस थी तो वहीं ख़त्म हो गई अगर मैं किसी की हेल्प भी ले रही हूँ उसके ऊपर जाने के लिए। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक हमें हमारा ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं मिलेगा तो हम किसी भी जगह नहीं जा सकते हैं। जी बिल्कुल। बोलते हैं कि सीट हमारे लिए रिजर्व हैं और ये, लेकिन जब भी वहाँ पे जाएं
तो वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होती हैं, प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है जी, exactly। बिल्कुल ऐसा ही है। उस पर बिल्कुल भी काम नहीं होता है कि हाँ हम उसको रिस्ट्रिक्ट करें कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है, चाहे वो पार्किंग्स हो, चाहे वो कोई सीट हो। और रही बात शॉपिंग सेंटर्स वगैरह की, तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी बहुत एक्सेसिबिलिटी वहाँ पे आने लगी है, बट कराची में अभी भी बहुत काम है, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की बहुत ज़्यादा नीड है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि हम खुद शॉपकीपर्स को ही नहीं पता कि हमारे पास कितने लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं है जी वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोगों में जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तो गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे इस चीज़ को लेकर तो वो काम इवन गवर्नमेंट के साथ अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है। और आई होप कि इस मॉर्निंग स्पॉट के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने नाज़रीन को जो है एक अवेयरनेस दें कि डिसेबिलिटी जो है वो बाय बर्थ तो ठीक है होती है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा जो है हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से भी होती है, रॉन्ग वे ट्रैफिक से भी होती है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमने कई दफ़ा ऐसा देखा है कि लोग जा रहे हैं, पता चला रॉन्ग साइड से लोग आ रहे हैं और उनको हिट कर देते हैं, और वो जैसे कि आपने कहा कि परमानेंट जो है वो डिसेबिलिटी भी हो जाती है और कई महीने साल लग जाते हैं। तो हमारी एक छोटी सी गलती से, एक छोटे से इकदाम से किसी की ज़िंदगी चली जाती है, किसी की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम शॉर्टकट के चक्कर में जो रहते हैं ना, शॉर्टकट ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है, हमेशा उसका, मैं ये कहता हूँ कि नुकसान ही होता है। तो कोशिश करें कि आप कोशिश करें कि अगर 1 किलोमीटर के बाद अगर कहीं आपको यू टर्न मिल रहा है तो आप यू टर्न ले लें, लेकिन किसी की ज़िंदगी से ना खेलें, क्योंकि जो रोड क्रॉस कर रहा है उसने अपने राइट पे ही देखना, उसने लेफ्ट पे नहीं देखना कि ट्रैफिक कहाँ से आना है। तो जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, राइट पे देख रहा था, लेफ्ट से गाड़ी जा रही होती है, रिक्शा जा रहा होता है। इस पे हमारी ख़ास तौर पे ट्रैफिक पुलिस को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और पूरे पाकिस्तान में करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, स्पेशली कराची के अंदर, क्योंकि 4 से 5 करोड़ लोगों का ये शहर है, इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। चलते हैं डॉक्टर खुशबू एडवानी की तरफ। ये जो लोगों को बेड सोल होते हैं, इसकी वजूहत खास तौर पे देखें, ठीक है वो तो आपके सेंटर में आप उनको केयर करती हैं, थेरापी करती हैं, सही हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे घरों में बुज़ुर्ग होते हैं और बीमार होते हैं, उनको भी जो है ये बेड सोल हो जाते हैं। तो क्या एडवाइस करेंगी कि वो क्या ऐसा करें कि बहुत ज़्यादा ना लेटे रहें, बैठ जाएं कुछ देर, और क्या ऐसी चीज़ें करें जिनकी वजह से उनको बेड सोल ना हो? जी सर, 20 to 25 मिनट्स में उनको अपनी पोजीशन चेंज करनी है। 20-25 मिनट बाद जो है अंदर उनकी अपनी पोजीशन चेंज करनी है। अगर 20 मिनट्स तक वो जगह पे बैठे हुए हैं तो वो अपनी चेयर को पकड़ के, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। सही है। इफ लेटे हुए एक साइड पे या सीधे लेटे हुए तो उनको करवट लेनी है, राइट या लेफ्ट। अगर वो समझे कहीं ऐसी जगह है जहाँ नहीं कर सकते तो जो जिस चीज़ पे बैठे हुए ना उसको ही एक्सेसिबल बना देना है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको हम जो है ना गाइड करते हैं, चेयर पकड़ के आप 30 सेकंड्स का होल्ड करें तो वो चीज़ रिलैक्स हो जाएगी। आप दूसरी साइड पे अपना वेट शिफ्ट करें, 30 सेकंड्स का होल्ड करें, वो आपकी चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, बेड सोल के बहुत कम चांसेस हैं कि आपके साथ बेड सोल का कोई भी इस क्राइटेरिया है। अच्छा, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं खुद मूव नहीं कर सकते, तो उनकी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, अटेंडेंट हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको मूव करवाते रहें। बेशक। तो इससे काफी पिलो के जरिए कोई और कुशनिंग है, उनकी हेल्प से जो है ना, उनके जो भी अटेंडेंट है, उनका पेरेंट है, कोई भाई है, तो उनकी पोजीशन चेंज करवानी है। ये बाकायदा एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें हम जो है ना बता सके, क्योंकि हमारे पास डिसेबिलिटी का वाकई ही रेशो बहुत बढ़ा हुआ जा रहा है। जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो हम ये समझते थे कि डिसेबल जो है ना रेशो कम है, लेकिन जिस तरीके से जितने एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं और कज़न मैरिजेस बढ़ती जा रही हैं, उसके साथ जो है ना डिसेबल रेशो भी बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपका मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ एडवानी, कि ये जो हमारे आज के लोगों को जो पेन होता है, अक्सर हम देखें मतलब शोल्डर फ्रीज हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, लेग में पेन हो रहा है, तो इसकी क्या वजूहत होती है? क्या एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, वॉक ज़रूरी है, बैठे रहते हैं? तो थोड़ा मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन यकीनन कहीं ना कहीं इससे मुस्तफ़ीद होंगे और वो इसको फॉलो करेंगे तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। जी, बेसिकली हम पाकिस्तानियों की एक चीज़ ख़राब है, हमारा लाइफस्टाइल। हम अपने आप को टाइम नहीं देते। हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा करेंगे ना तो हम काफ़ी डिजीज़ से पीछे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, उनसे बच सकते हैं। जैसे फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है, क्यों हुआ, वजूहात जानने से बेहतर है कि मैं कहूँ कि उसके लिए आप जो है ना, हो गया ना, हुई हुई चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए क्या ज़रूरी है वो करें। जैसे उसको मोबिलाइज़ करना है, उसको एक्सरसाइज करवानी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। मेरा मानना ये है कि सर होना ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ख़राब होगा।
अगर जी, एक चीज़ बिल्कुल। हो गई है तो वो मज़ीद ख़राब होगी, वो ठीक नहीं होगी। कोई अपने आप चीज़ ठीक नहीं होती, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, सारा हमारा फोकस जो है ना लाइफस्टाइल पे होना चाहिए। अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है ना तो मेरे हिसाब से कोई भी पेन आपको टच नहीं कर सकता। हमारे अगर फ़र्ज़ करें कोई ऑफिस की टाइमिंग है तो 8 घंटे की शिफ्ट है, तो हम किसी भी ऑफिस वाले को उठा के पूछ सकते हैं कि आप 8 घंटे में कितनी दफ़ा उठते हैं। वो मैक्सिमम एक AC के अंदर बैठा हुआ ना, वॉशरूम के लिए मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए उठता होगा। तो वो जो 2 घंटे लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था तो उसका पोस्चर क्या था? मेन तो ये चीज़ देखना है, उसका सिस्टम जो था उसके बिल्कुल सामने था नहीं, पोस्चर उसका बिल्कुल सीधा था भी या नहीं। जी बिल्कुल। तो जो जितने भी ऑफिस के अंदर वर्क करते हैं, जितने भी खवातीन हैं, जितने भी जेंट्स हैं, जितना भी वर्क चल रहा है ना, मेरा कहना ये है कि अगर आपको किसी डिजीज़ से, किसी पेन से बचना है ना, तो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपना पोस्चर करेक्ट करें। अगर एक जगह पे आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं ना, तो उसको 25 to 30 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बड़ा अच्छा आपने डिटेल में बताया कि आप वो कहते हैं ना कि मोमेंट से ही कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा मिलता है। तो हरकत में बरकत है जिसको हम कहते हैं। तो हर 20-25 मिनट बाद अगर आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े हो जाएं, एक राउंड ले लें, वापस आ जाएं, बैठ जाएं। और अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, TV देख रहे हैं, तो कोशिश करें उसमें कहीं ना कहीं 20-25 मिनट बाद आप उसमें जो है ब्रेक लें, ताकि आपको ये जितने भी जो पेन के इश्यूज़ हैं आई थिंक ये काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएंगे। जी, बड़े आपने डिटेल में बताया। यकीनन हमारे नाज़रीन को कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मैं चाहूँगा हुसैन अली आप थोड़ा सा बताइएगा कि ये हमारी जो आपकी जो PILC है, इसका और क्या क्या सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ इसके सेंटर्स हैं? क्योंकि मुझे तो पता चला कि आपके काफ़ी 16-17 सेंटर्स शायद आप 18 हो गए हैं अभी माशाल्लाह। हाँ सर, इसमें देखिए पाकिस्तान इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर जिस की एब्रिविएशन PILC बनती है, नीचे करो कहीं से। ये पहले प्रोजेक्ट होता था एक ऑर्गेनाइजेशन का DWA का, लेकिन फिर इसका काम इतना ज़्यादा बढ़ गया तो इसको एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना के और फिर इसको जो है आगे बढ़ाया गया। ये बात बताने की वजह ये है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के ज़ाहिर फाउंडर सेम है, लेकिन चूंकि वो डिसेबिलिटी को उस तरह से देखते हैं जिस तरीके से आम लोग नहीं देख रहे होते जी। तो फैसला ये किया गया कि भाई पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर होना चाहिए जी। और यही हमारा जो है मिशन है। और इस टाइम पे हम 18 सेंटर्स के साथ पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। क्या बात है। हर बड़े शहर में पाकिस्तान के हमारा सेंटर है, लेकिन ये कोई कामयाबी की बात नहीं है। स्टिल वी फील लाइक वी आर डूइंग नथिंग, क्योंकि हम जो है इन 18 सेंटर्स में जो है मुश्किल से 2,500 से 3,000 लोगों को माजूरी के आमिल जो हैं उनको एकोमोडेट कर रहे हैं। लेकिन कराची की, पाकिस्तान की, सिंध की आबादी का 16% हिस्सा अगर माजूरी पे मुश्तमिल है तो हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के सेंटर्स होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और नाजरीन आप देख रहे हैं जश्न आज़ादी प्रोग्राम। आज 14 अगस्त है और हम जश्न मना रहे हैं अपनी आज़ादी का, और एक बहुत बड़ी नेमत है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी, और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद। आज जश्न आज़ादी का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। यकीनन नाजरीन, आज की अगर हम गुफ्तगू को समअप करें तो यकीनन आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की होगी। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि जो जश्न आज़ादी की नेमत है, इसकी आप कदर करना सीखें। जब आप आज़ादी की कदर करेंगे और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, मस्बत सोचेंगे, अच्छा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सिर्फ आप ही आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी, आपका शहर आगे बढ़ेगा, आपका मुल्क आगे बढ़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। आखिर में मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा ये वो लोग हैं जो बासलाहियत हैं, बाकिरदार हैं, बाहिम्मत हैं, और असल सरमाया जो हमारे पाकिस्तान का, ये वो लोग हैं जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। इन्होंने अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से बताया है कि जिस्म की कमज़ोरी सिर्फ नहीं होती है, बल्कि आपका जज्बा, आपका किरदार, आपका इखलाक आपको आगे लेके जाता है। तो आप लोग भी अगर कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बस हिम्मत पकड़िए, कोशिश कीजिए, अच्छे वक्त का इंतज़ार नहीं कीजिए। आज ही सबसे अच्छा वक्त है आपके लिए कि कुछ कर दिखाने का, आगे बढ़ने का, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छा सोचें। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि अपनी सेहत का आपने सबसे पहले ख्याल रखना है। जब आपकी सेहत अच्छी होगी
तो फिर आप दूसरों का भी ख्याल करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक बीमार बादशाह से एक फ़कीर सेहतमंद होता है, वो बहुत ही खुशकिस्मत होता है क्योंकि उसकी सेहत उसके साथ होती है। एक बीमार बादशाह होता है, उसके पास दौलत होती है, सब कुछ होती है, लेकिन सेहत नहीं होती, इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखिएगा। आखिर में मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर एक और मिली नगमा जो है वो गाएंगे और आप हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा। तो काशिफ क्या सुना रहे हैं? जज्बा जुनून कर लेते हैं जी। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी चांद कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी न भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी न भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, बढ़ना है हर कदम जब तक है दम में दम, होगी कभी इतना कम, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा।